तो आज हम लोग करने जा रहे हैं फ्लिप कर्व। फ्लिप कर्व किस बारे में था उसको देखेंगे। देखो फ्लिप कर्व जो है वो ए डब्ल्यू फिलिप्स के नाम पे रखा गया है। ए डब्ल्यू फिलिप्स जो था वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था 1958 में। ए डब्ल्यू फिलिप 1958 में था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। ठीक है, जिसने जो है यूके के पिछले 100 सालों के डाटा को उठाकर रिसर्च किया हिस्टोरिकल डाटा, और उसने एक रिलेशन पाई कि एक फैक्ट एग्जिस्ट करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और एक अगर घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसको हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था कि अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना है तो आपको हाइयर रेट ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्फ्लेशन घट जाए तो उसके लिए आपको हाइयर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शेयर बॉर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बारे में इन्होंने जो है ये किया। अब इसका ग्राफिकली प्रेजेंटेशन किया। ये एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ये क्या कहता है कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा रहा है, क्योंकि अगर इनवर्स रिलेशनशिप होगी तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब आते हैं? जब इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो ये ग्राफिक जो है यही दिखा रहा है कि ये एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है। हमने जो है वाई एक्सिस पे ले रखा है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और एक्स एक्सिस पे ले रखा है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, जब यहाँ पर 10% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो यहाँ पर 3% रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, और जब ये कम होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन 8% पे तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। और जैसे जैसे महंगाई कम होती जाती है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब ये जो था एक्चुअल फ्लिप कर्व बनाया गया, एक्चुअल फ्लिप कर्व बनाया गया अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स के डाटा को लेकर। एक 1961 से लेकर 69 तक का एक एक्चुअल फ्लिप कर्व बनाया गया। उसमें उन्होंने देखा कि हाँ भाई, यहाँ पे भी जो है इनवर्स रिलेशनशिप है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच। तो सभी कंट्रीज, जब बाकी कंट्रीज ने भी ये सब करके देखा तो ये एक डेवलपमेंट हो गई कि भाई ये कंफर्म हो गया, सीम टू कंफर्म हो गया कि जो फिलिप कर्व कॉन्सेप्ट है वो है, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो और इन्होंने इस वजह से कहा कि स्टेबल है। ठीक, ये इन्होंने एक्चुअल एक्चुअल फिगर बनाया, ये एक्चुअल फिगर बनी थी 60 से 69 तक की। ठीक है, ये इसमें भी आप देख सकते हो, ये भी एक इनवर्स रिलेशनशिप का है। ठीक है, कहता है इसके बेस पे अब इसको क्या बोल रहे हैं, स्टेबल फ्लिप कर्व बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्टेबल फ्लिप कर्व। यहाँ भी फ्लिप कर्व स्टेबल है। उसके बेस पर जो है बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स ने जो है ट्रेड ऑफ की का वो दिया। ठीक है, ट्रेड ऑफ प्रेजेंट करने के लिए डायलेमा डायलेमा मतलब कि ये पॉलिसी मेकर इस चीज में फंस गए कि क्या करें, हम लोग हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन रखें, ठीक है, विद लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर हम लोग हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रखें विद लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो ये फंस गए बेचारे। अब जो है इसी दौरान सेवेंटीज में एक ना अलग टाइप का फिनोमिना आया। क्या दिखा इनको कि यूएसए और ब्रिटेन में जो है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी चल रहा है 70 में। यानी हाई इन्फ्लेशन रेट तो है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ चल रहा है। तो इसको जो ये साइमल्टेनियसली दोनों हाई रेट चल रहे थे, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन और हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको नाम दिया स्टैगफ्लेशन। इसको क्या दिया गया? स्टैगफ्लेशन के तौर पे इसको डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, चलो जी, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलिप कर्व। फिलिप कर्व देखो, फिलिप कर्व को जो है केन्स और मोनेटिव जो थे उन्होंने भी उस समय माना कि हाँ भी जो फिलिप कर्व है वो एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी में। ठीक है,
और जो केन्स, देखो केन्स किस बारे में, केन्स ज्यादातर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लेकर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो केन्स कहता है कि भाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है अपवर्ड जाता है, ठीक है। और उन्होंने देखा कि भाई ये एक इंटरमीडिएट रेंज तक अपवर्ड जाता है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड होता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। और केन्स भी ये बिलीव करता था कि इकोनॉमी जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंचेगी तो लेबर जो है शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी। इसकी वजह क्या होगी, क्योंकि जो वेज रेट है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, यानी महंगाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक। तो इन्होंने देखो आगे देखते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से की गई है। ये हमने दो फिगर देखे, एक फिगर है हमारा केन्स का, एक फिगर है हमारा फ्लिपकार्ट का, ठीक है। केन्स का और फ्लिपकार्ट ये हमारा चल रहा है। केन्स जो है, केन्स क्या कहता है, केन्स कहता है कि भाई पहला ये एग्रीगेट डिमांड जीरो है और ये एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पर ये प्राइस फिक्स हो रखा है P0, और जो हमारे GNP जो है वो Y0 है, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा Y0, ठीक है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, देखो सप्लाई वहीं की वहीं है, और एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है, और प्राइस लेवल बढ़ने से जो है GNP भी बढ़ जाता है, और जैसे जैसे हमारा GNP बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है फुल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता चला जाता है। फिर तीसरे पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और बढ़ जाती है और नया प्राइस आ जाता है P2। देखो ये प्राइस बढ़ रहा है, मतलब इन्फ्लेट हो रही है, प्राइस में इन्फ्लेट हो रहा है, और साथ साथ हमारे यहाँ नेशनल इनकम भी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है वैसे वैसे फुल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, ठीक है। अब देखो इसी चीज को इन्होंने फ्लिपकार्ट में दिखाई। फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट देखो ये जो ए डैश पॉइंट है ये ए को कॉरस्पॉन्ड करता है, बी डैश जो है बी को कॉरस्पॉन्ड करता है, और सी डैश जो है सी को कॉरस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ए पॉइंट पे अगर आप देखो प्राइस जीरो है और अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। जब प्राइस बढ़े यानी इन्फ्लेशन होना शुरू हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरना शुरू हो गया, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट गिरता चला गया, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ी स्टडी मार देते जो इन्होंने फिगर को डिस्क्राइब किया। अब ये कहता है कि जो है AD0 हमारी एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। और ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये हमारी प्राइस लेवल P0 पर है, ये P0 है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा इनकम लेवल Y0 है। AD0 से AD1 पर जब जाती है तो हमारा नया प्राइस लेवल P1 आता है, और हमारे जो नेशनल आउटपुट है, नेशनल इनकम है, नेशनल प्रोडक्ट है, वो हमारा Y1 पे चला जाता है, ठीक है। और फिर इस तरीके से जैसे जैसे हमारा नेशनल प्रोडक्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर बढ़ता जाता है, ठीक है। और इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरता है। देखो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरता चला जाएगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेरोजगार होंगे, और कम होगा तो कम होंगे, यानी रिडक्शन हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो है पॉइंट, अब जो है आगे एग्रीगेट डिमांड 82 पे चलेगी और प्राइस लेवल P2 पे चला गया। ये P2 हमारा कॉरस्पॉन्डेंट है, और यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा प्राइसेस चल रहे हैं तो उस टाइम सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है। तो ये केन्स के डायग्राम के थ्रू और फ्लिपकार्ट के डायग्राम के थ्रू हमने क्या करा समझा, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब बात करते हैं कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या है, कोलैप्स का मतलब क्या, फ्लिपकार्ट खत्म हो गया। फ्लिपकार्ट खत्म कब हो गया, फ्लिपकार्ट 1971 से 1991 में खत्म हो गया। हमने जो पिछले क्लास में देखा था, पीछे देखा था, इसी क्लास में ऐड करूँगा उसको, तो वो जो था उसमें ये दिखाया था कि जो 1970 से 70-80 के अंदर जो है ये पोजीशन आई कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता जा रहा था, जिसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते थे। तो जब स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आई तो फ्लिपकार्ट की जो फिनोमिना है वो खत्म हो गया, ठीक है। पहले लोग सोचते थे कि भाई ये एक स्टेबल रिलेशनशिप है, ठीक, और ये एक स्टेबल रिलेशनशिप है, और जिसमें क्या पॉलिसी मेकर सोचते थे कि लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा। लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा कब होगा, जब हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो बियर कर रहे होंगे, और लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब भी हो सकता है जब हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा होगा, ठीक है, यही ये लोग सोच रहे थे। लेकिन फ्लिपकार्ट जो है इस चीज को 17 और 80 में होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। 17 और 80 में देखा स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर के अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन में जो है हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको दोनों एसोसिएट हो गए और दोनों ने साथ साथ बढ़ना शुरू कर दिया है।
तो इसी टाइम ऑफ ईरा में जो फ्लिप कर्व का जो कॉन्सेप्ट था वो कोलैप्स कर गया। ठीक है, ये देखिए ये एक डाटा बनाया इन्होंने, ये यूनाइटेड स्टेट्स का, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जो है ये खत्म हो गया फ्लिप कर्व। अब आती बात शिफ्ट इन फ्लिप कर्व। फ्लिप कर्व शिफ्ट कैसे करता है? ठीक है, क्या वजह हो सकती है कि फ्लिप कर्व शिफ्ट कर सकता है? कहता है कीन्स के हिसाब से हायर इन्फ्लेशन रेट जो है वो हायर इंक्रीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ चलता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा अर्ली 80s के अंदर जब हमने कहा कि फ्लिप कर्व जो है खत्म हो गया। ठीक, तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एडवर्स सप्लाई स्टॉक्स, यानी कि कह रहा है कि ये देखो डिमांड तो वहीं की वहीं है, ये देखो ये एग्रीगेट डिमांड तो वहीं की वहीं है, लेकिन जो सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई है, वो घट गई। अब जब एग्रीगेट सप्लाई घट गई तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, क्योंकि चीज़ महंगी हो जाएगी। अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है तो चीज़ महंगी हो जाएगी, लेकिन उस महंगी होने की वजह से आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं कंट्री का। अब आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन हो रहा है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये किस वजह से हुआ था? क्योंकि जो है सप्लाई गिर गई थी चीज़ों की, एडवर्स सप्लाई शॉक्स की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। कहाँ से आई थी प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम आई थी पेट्रोलियम से। ठीक है, जो अमेरिका के अंदर जो है मेन प्रॉब्लम ये पेट्रोलियम ऑयल वगैरह की वजह से आई थी कि उनकी जो सप्लाई कम हो गई थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो भी बढ़ गई थी, वो भी हाइक कर गई थी, क्योंकि ऑयल प्राइस महंगे हो गए थे। तो इस वजह से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सप्लाई गिर गई थी, एडवर्स सप्लाई शॉक हो गया था, जिसकी वजह से जो है यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली गई थी। ठीक, ठीक है, तो इस वजह से जो हायर प्राइस लेवल था और हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, इसकी वजह से कुछ लोग जो थे, कुछ लोग तो फ्लिप कर्व के साथ ही कुछ इकोनॉमिक्स जो थे वो तो फ्लिप कर्व के साथ ही चल रहे थे, और कुछ जो है वो कोलैप्स कर गए, फ्लिप कर्व को छोड़ दिया। तो इस वजह से जो है फ्लिप कर्व जो है कोलैप्स कर गया। क्यों? क्योंकि एडवर्स सप्लाई शॉक हुआ था, मार्केट में जो है रेट गिर गया था अर्ली 70s 80s के अंदर, इसकी वजह से यह फ्लिप कर्व का जो फिनोमेना था, ये फ्लिप कर्व की जो थ्योरी थी उस टाइम वो खत्म हो गई थी। ठीक है, आगे समझ में आ गया होगा आपको।